हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिसी फॉर्म्स। द पॉलिसी फॉर्म कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस। कहते हैं जो पॉलिसी फॉर्म है वो फॉलोइंग जो नीचे सेक्शन दिए हुए हैं उससे बनता है, कंसिस्टिंग होता है। ठीक है, तो पहला है रेस्टियल क्लोज और दूसरा है ऑपरेटिव क्लोज। तो पहले हम रेस्टियल क्लोज पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ते हैं जो उसकी क्या लिखी है। कहते हैं वेयर एज द इंश्योर्ड बाय द प्रपोजल एंड declaration डेटर एज स्टेटेड in the schedule which shall be basis of the contract and is deemed to incorporated herein as applied to the company's insurance hereinafter contain has paid and agreed to the pay the premium as consideration for such insurance in respect of the accident, loss or damage occurring during the period of insurance। ठीक है, तो रेसिटियल क्लोज सिर्फ एक क्लोज है जिसके अकॉर्डिंग उसमें डेट, प्रपोजल फॉर्म और डेक्लरेशन अटैच होती है वो, और जो इंश्योर्ड है वो एग्री करता है प्रीमियम को एज ए कंसिडरेशन, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कहती है कि आपका अगर लॉस होता है या डैमेज होता है तो वो पे करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंश्योरेंस। ठीक है, ये हमारा रेसिटियल क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटिव क्लोज। तो ऑपरेटिव क्लोज क्या है कि ऑपरेटिव क्लोज फॉर द प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी स्पेसिफाई द रिस्क कवर्ड एंड रिस्क एक्सक्लूडेड। कौन सी रिस्क कवर है और कौन से एक्सक्लूडेड है। सेक्शन वन है हमारा ओन डैमेज। ठीक है, सेक्शन टू है लाइबिलिटी पॉलिसी थर्ड पार्टी। सेक्शन वन में डील्स विद द लॉस और डैमेज टू द व्हीकल एंड सेक्शन टू डील विद द लाइबिलिटी थर्ड पार्टी। तो ये हमारा ओडी ओन डैमेज है, ये हमारा है टीपी थर्ड पार्टी। ऑपरेटिव क्लोज ऑफ कमर्शियल व्हीकल पॉलिसी। कमर्शियल व्हीकल पॉलिसी में ऑपरेटिव क्लोज होता है थर्ड। ठीक है, तो डील विद द टॉइंग ऑफ एनी मैकेनिकल डिस्टेबल व्हीकल। जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें सेक्शन वन और सेक्शन टू होता है, प्लस उसमें सेक्शन थ्री होता है जो है टॉइंग ऑफ अ मैकेनिकल डिसेबल्ड व्हीकल। ठीक है, ऑपरेटिव क्लोज इन द मोटर ट्रेड पॉलिसी, उसमें भी सेक्शन थ्री होता है, डील्स विद द ट्रेलर अटैच टू द व्हीकल। एंड जर्नल एक्सेप्शंस क्या हैं, दीज आर एक्सक्लूशंस एप्लीकेबल टू द एंटायर पॉलिसी। जो एक्सक्लूशंस है वो एंटायर पॉलिसी के लिए सेम है। कंडीशंस इसमें क्या है ऑपरेटिव क्लोज में, कंडीशन इसमें मेंशन नहीं की हुई, ये शायद आगे करेंगे इसके बारे में। देन उसके बाद होगा शेड्यूल ऑपरेटिव क्लोज में ही। देन शेड्यूल में क्या होएगा, प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी है तो वो कैसे बनी होती है, रिटर्न होती है, तो उसका पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, एक इंडिविजुअल पॉलिसी में तो पॉलिसी नंबर होगा, नेम कंपनी हो गया, कौन सी कंपनी है, इंश्योर्ड का नाम, एड्रेस, उसका बिजनेस हो गया या ऑक्यूपेशन हो गया, पीरियड कहाँ से कब कब तक इंश्योरेंस है, जोग्राफिकल हो गया, गाड़ी का नंबर हो गया, चैसी नंबर, इंजन नंबर, ड्राइवर की डिटेल होगी, लिमिटेशन एज टू यूज़ लिखा होएगा, हायर रिवार्ड वगैरह एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, प्रीमियम कंप्यूटेशन होगी कि कितना प्रीमियम कैलकुलेट हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी ऐसे करके। ठीक है, सिग्नेचर होगी और ऑथराइज्ड ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, और जो कमर्शियल व्हीकल का शेड्यूल होता है उसमें लाइसेंस्ड कैरिंग कैपेसिटी इंस्टेड ऑफ सिटिंग कैपेसिटी एंड ऑल्सो एन एडिशनल आइटम शोइंग लिमिट्स ऑफ लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 11 ऑफ 1 एंड सेक्शन 11 फॉर 2। ठीक है, वन ऑफ द टू। तो उसमें लाइसेंस्ड कैरिंग कैपेसिटी की बजाय सीटिंग कैपेसिटी वगैरह सब कुछ ऐड होएगी जो कमर्शियल व्हीकल के लिए ऐड होते हैं, तो वो चीज़ें रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होती है, एंडोर्समेंट होती है कि हम एक्स्ट्रा कवरेज लेते हैं या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट अटैच करवाते हैं अपनी पॉलिसी के साथ, तो वो उसको एंडोर्स कर देते हैं, पॉलिसी के साथ एक कागज़ अटैच कर देते हैं, वो हमारी एंडोर्समेंट होती है। एंडोर्समेंट कहते हैं दो तरह की होती है, प्रीमियम बेरिंग एंडोर्समेंट एंड नॉन प्रीमियम बेरिंग एंडोर्समेंट। अगर कुछ हमने अपनी एडिट उसमें पॉलिसी में कुछ करेक्शन करवाई वो भी एंडोर्समेंट है, अगर कुछ हमने एक्स्ट्रा बेनिफिट लिया वो भी उसमें एंडोर्समेंट है। यानी कि पॉलिसी के साथ एक डिफरेंट पेज अटैच किया जाएगा जिसको बोलेंगे एंडोर्समेंट। ठीक है, तो वो प्रीमियम बेरिंग एंडोर्समेंट कौन सी होती है, कहते हैं जिसमें हमें ना प्रीमियम एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है। प्रीमियम बेरिंग वो है जिसमें एडिशनल प्रीमियम चार्ज किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा और हम एडिशनल प्रीमियम पे करते हैं, वो होगी प्रीमियम बेरिंग एंडोर्समेंट। उसकी एग्जांपल्स हैं सब, कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है तो उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, वो एंडोर्समेंट अटैच हो जाती है। एडिशन ऑफ एलपीजी सीएनजी किट, अगर एलपीजी या सीएनजी किट अटैच होती है तो
प्रीमियम चेंज होता है और साथ वो एंडोर्समेंट अटैच होती है। चेंजिंग ऑफ आरटीओ लोकेशन, तब भी वो ये तीनों कंडीशंस प्रीमियम बेयरिंग एंडोर्समेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ जी प्रीमियम बेयरिंग एंडोर्समेंट इनमें से कौन है। ठीक है, तो हमें वो पहचाननी है, देखनी है कि कौन है और टिक करना है। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, एलपीजी किट वगैरह अटैच करेंगे या आरटीओ लोकेशन चेंज करेंगे तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और नॉन प्रीमियम वो होती है जिसमें प्रीमियम हमें देना नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं किया जाता कंपनी के द्वारा। नॉन प्रीमियम बेयरिंग एंडोर्समेंट की एग्जांपल्स हैं रेक्टिफिकेशन इन कॉन्टैक्टेड डील, रेक्टिफिकेशन इन इंजन चैसी नंबर, एडिशनल हाइपोथिकेशन। अगर कॉन्टैक्टेड डिटेल को एडिट करवाते हैं तो कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। इंजन नंबर, चैसी नंबर, कई बार ऐसा होता है कि जो पॉलिसी बनाता है एजेंट, उससे कुछ एक आधा अक्षर गलत हो जाता है इंजन नंबर या चैसी नंबर का, अगर उसको हम करेक्ट करवाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम या कुछ चार्जेस नहीं देने पड़ते। हाइपोथिकेशन चेंज करवाना है, कई बार कईयों गाड़ियों पे लोन होता है, आरसी पे नाम लिखा होता है, बट वो चेंज करवा देते हैं बाद में, और नेक्स्ट टाइम या पॉलिसी पीरियड के दौरान उसको वो हाइपोथिकेशन कटवाना चाहते हैं तो वो कटवा सकते हैं, उससे उसको निकलवा सकते हैं या एडिशन करवा सकते हैं, तो उसमें कोई प्रीमियम चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, देन जो एंडोर्समेंट है वो कहते हैं इशूड एट द टाइम ऑफ इशूइंग द पॉलिसी टू प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट एंड कवर लीगल लाइबिलिटी टू द ड्राइवर और इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस एक्सेस एडिशनल डैमेज इन द पब्लिक कैरियर पॉलिसी। ठीक है, जो इंडोर्समेंट है वो पॉलिसी के टाइम इशू हो जाती है। ठीक है, इशू हो जाती है अगर हम एडिशनल बेनिफिट लेते हैं वो। ठीक है, जैसे पीए कवर लिया जाता है, लीगल लाइबिलिटी टू द ड्राइवर, और कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए हाँ जी एक्सक्लूशन ऐड कर देते हैं कि हाँ जी ये होगा तो वो क्लेम नहीं मिलेगा, या एडिशनल एक्सेस के लिए, जैसे एक्सेस एक्सीडेंटल डैमेज इन द पब्लिक कैरियर पॉलिसी में। ठीक है, जो कहते हैं वर्डिंग है एंडोर्समेंट की वो एज पर द टैरिफ ही है। ठीक है, एंड एंडोर्समेंट में ऑल्सो इशूड सब्सिक्वेंटली टू द रिकॉर्ड चेंजेस सच एज चेंज ऑफ एड्रेस, वही चीज़ें हैं, चेंज ऑफ एड्रेस रहेगा, चेंज ऑफ व्हीकल। ठीक है, कुछ भी डिटेल उसमें चेंज होगी तो वो उसमें मेंशन किया जाएगा। और अराउंड 75 एंडोर्समेंट है, ठीक है, जो टैरिफ में है। ठीक है, तो मे बी दे मे आस्क यू अबाउट हाउ मैनी एंडोर्समेंट्स आर अवेलेबल इन अ टैरिफ, सो इट्स अ 72 एंडोर्समेंट भी। एंड अगर मतलब वो क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ जी एंडोर्समेंट कितने तरह की हैं टैरिफ में, तो वो है 72 एंडोर्समेंट्स हैं। देन है हमारा रिन्यूअल नोटिस। रिन्यूअल नोटिस क्या है, जब हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी ख़त्म हो जाती है तो कंपनी एक मंथ एडवांस हमें एक रिन्यूअल नोटिस भेजती है, जिसमें वो बोलती है कि हाँ जी आपका प्रीमियम आपका वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है और आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवा लो। और साथ ही साथ उसमें बताती है कि हाँ जी आपका नो क्लेम डिस्काउंट है जो आपने अर्न किया है उसकी वजह से, क्योंकि आपने पिछले साल कोई क्लेम नहीं लिया, उसी रिन्यूअल नोटिस में ये सब कुछ रहेगा। कहते हैं वो एडवांस में प्रिपेयर किया जाता है। अगर कहते हैं रिन्यूअल नोटिस मतलब प्रीमियम, वो उसी में प्रीमियम की डिटेल भी भेजते हैं कितना प्रीमियम बनता है। मानो रिन्यूअल नोटिस 30 दिन पहले भेजा गया एक्सपायरी डेट से, और उसे रिन्यूअल नोटिस और एक्सपायरी डेट में कोई क्लेम आ जाता है, तो क्या होगा कि फिर जो नो क्लेम बोनस है, तो जब पॉलिसी नई इशू करवाएगा, पहले चाहे उन्होंने कुछ और प्रीमियम भेजा नो क्लेम बोनस ऐड करवा के, बट उसने उस दौरान कोई क्लेम ले लिया, तब वो जो प्रीमियम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और नो क्लेम बोनस जो उसको पहले मिला था वो कट के उसको नया प्रीमियम एडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। देन हमारा है ई इंश्योरेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। ई इंश्योरेंस टू कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, कहते एक CAM रिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड है, उसने 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर उसने स्टेट किया है, उसने कहा है कि जो 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं ओइंग टू क्लोज टू 37 करोड़ पॉलिसीज वुड गेट देयर ई इंश्योरेंस इन फेज्ड मैनर। कहते हैं जो 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं उसके 37 करोड़ पॉलिसीज हैं वो थ्रू ई इंश्योरेंस होगी फेज्ड मैनर में।
ठीक है। अभी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ लाइकली टू अनाउंस द रोड मैप ऑफ द मेक इट मैंडेटरी। जो IRDA एक रोड मैप बना रही है रिपोजिटरी सिस्टम को लाने के लिए। तो बाय विच इंश्योरेंस कंपनी वुड हैव टू कंपल्सरी इशू पॉलिसी टू देयर कस्टमर ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ अपने कस्टमर को पॉलिसी देगी वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से ही देगी। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द एस्टीमेट, उनके अकॉर्डिंग एक पॉलिसी अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स मतलब नॉर्मल फॉर्म से नॉर्मल तरीके से इशू होती है तो उसमें RS 600 रुपये पर एनम पर पॉलिसी का खर्चा आता है। बट कहते हाउ एवर, अगर कहते वो इंश्योरेंस रिपोजिटरी के थ्रू होता है, इनिशियल इंसिडेंटल कॉस्ट है वो लेस देन 100 रुपीज़ पर एनम पर पॉलिसी रहेगी। ठीक है, तो पॉलिसी रहेगी। तो कहते इस जो इनिशिएटिव है उससे काफ़ी बेनिफिट होगा इंश्योरेंस कंपनी को और कन्वीनियंस और कॉस्ट इफेक्टिव होगी। पॉलिसी होल्डर वुड हैव द ऑप्शन टू असेस देयर इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, जो इंश्योरेंस रिपोजिटरीज है, मानो एक तरह की संस्था है जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ कनेक्टेड रहेगी और जो इंश्योर्ड का या कस्टमर का डाटा अपने में स्टोर करके रखेगी और इंश्योरेंस कंपनी का भी। ठीक है, सपोज एक पर्सन है उसने रिपोजिटरी में लॉगिन किया और उसने एक बार उसमें KYC करवा लिया। ठीक है, वो जो मानो उसने एक गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, और उसने एक नई गाड़ी खरीदी और उसके बाद वो दूसरी नई गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो वो अपनी नई गाड़ी की डिटेल डालेगा। उसको अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी उसमें KYC करवा लिया था रिपोजिटरी में इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, तो उसको सिर्फ वो उसका टाइम बच गया। ठीक है, नई गाड़ी की डिटेल डाली और उसका इंश्योरेंस हो गया साथ के साथ। तो उसको इतना मतलब अंडरराइटर का टाइम भी बच गया, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का और कस्टमर का भी। तो ये एक तरह से उसको भी फ़ायदा हो गया। ठीक है, अभी जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम अलाउ पॉलिसी होल्डर टू कीप इंश्योरेंस पॉलिसी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड अंडरटेक चेंजेस एंड रिविजन इन द पॉलिसी विद द स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, जो रिपोजिटरी के पास रहेगा वो इंश्योर्ड का बेनिफिट के लिए है कि हाँ जी वो उसको जो पॉलिसी है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल रहेगी। अगर कुछ वो रिवीजन करवाना चाहता है तो वो बहुत फास्ट स्पीड में रहेगी और विद एक्यूरेसी मीन्स उसमें कुछ गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो जो अभी IRDA ने परमिट किया है कि उन्होंने ना 5 कंपनीज़ को परमिशन दी है एज ए रिपोजिटरीज़ की। तो ये 5 कंपनीज वो NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट, CAMS रिपोजिटरी सर्विसेज, SHCIL प्रोजेक्ट्स, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरीज़ एंड कार्वे इंश्योरेंस रिपोजिटरीज़। तो ये में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी रिपोजिटरी है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी आपने याद करनी है, एक तरह से रट्टा लगाना है। ठीक है, ये वाला। और नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ मोटर पॉलिसीज़। तो ये हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा था कि हाँ जी 2000 में प्राइवेट इंश्योरेंस इन इंडिया फॉलोइंग ए पासिंग, जब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पास हुआ 2000 में, तो नॉन लाइफ या जर्नल इंश्योरेंस में बहुत कंपटीशन आया। ठीक है, तो कहते देर हैज़ अ कट थ्रोट कंपटीशन, बिल्कुल कहते बहुत तेज़ी में कंपटीशन था अदर देन नॉन लाइफ बिजनेस में। ठीक है, और क्योंकि उस टाइम वो बिजनेस था वो टैरिफ नॉन लाइफ बिजनेस में एंड आ स्क्रैम्बल ऑफ द बेस्ट रिस्क इन द टैरिफ बेसिस एज पर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द टैरिफ वर सीन इन द बैरियर ऑफ द डिफरेंशिएट ऑफ द प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट द इंश्योरर वर डिमांडिंग। अभी जब टैरिफ थे तो जो इंश्योरेंस कंपनी थी पर्टिकुलरली इन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वो डिमांड कर रही थी कि उनको टैरिफ से फ्री कर दिया जाए। ठीक है, वर डिमांडिंग फॉर स्क्रैपिंग, भी वो स्क्रैप कर दें, उनको ख़त्म कर दें टैरिफ को और उनको फ्रीडम दे दें पॉलिसी वर्डिंग की या रेट्स की। ठीक है, क्योंकि वो ग्रो करना चाहते थे मार्केट में। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA ने इंडियन मोटर टैरिफ को मार्च 2007 को, ठीक है, तो उसको विड्रॉल कर लिया और इंडियन मोटर टैरिफ इफेक्टिव हुआ 1 अप्रैल 2009 को, यानी कि उस टाइम डीटैरिफिकेशन होगी। ठीक है, तो बट फिर भी क्या हुआ, जो वर्डिंग थी, जो वर्डिंग ऑफ द लाइबिलिटी पॉलिसी
ठीक है, वो रिटेन्ड एंड द रेट्स ऑफ द लाइबिलिटी पॉलिसीज आर रेगुलेटेड बाय द IRDA। जो रेट्स थे और वर्डिंग लाइबिलिटी पॉलिसी की, वो सिर्फ टैरिफ के ही हाथ में थी, वो एज पर द टैरिफ ही है। ठीक है, तो कहते हैं जब ओन डैमेज की बात आती है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी वर्डिंग, तो वो एग्जिस्टिंग वर्डिंग तो टैरिफ वाली ही रहेगी, बट उनको इंश्योरेंस कंपनी को फ्रीडम दे दी प्राइसिंग की, एंड परमिटेड टू प्रोवाइड एड ऑन कवर्स, और एक परमिशन और दे दी कि वो अपना एड ऑन कवर भी उसमें ऐड कर सकते हैं कोई नॉर्मल पॉलिसी के साथ, बट उसके लिए उनको रेगुलेटर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। डीटैरिफिकेशन हुआ, डीटैरिफिकेशन की वजह से वो खुद रेट डिसाइड कर सकते थे एंड एड ऑन कवर भी ऐड कर सकते हैं, बट उनको प्रियोरियर, ठीक है, पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी रेगुलेटर से। रेगुलेटर हमारा IRDA है। ठीक है, तो द अर्स्टवाइल इंडियन मोटर टैरिफ वर्डिंग विल रिमेन एज ए स्टैंडर्ड कवर, बट जो पॉलिसी वर्डिंग है वो एज ए स्टैंडर्ड कवर वो बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम टाइप ऑफ मोटर पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो तरह की मोटर पॉलिसी हैं। फर्स्ट है लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी, देन है पैकेज पॉलिसी। तो जो अथॉरिटी है, कहते हैं अथॉरिटी हैज़ प्रिस्क्राइब्ड प्रपोजल फॉर्म फॉर द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी फॉर द प्राइवेट कार, टू व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल्स। तो उन्होंने कहते हैं एक प्रपोजल फॉर्म बनाया तीनों के लिए, प्राइवेट कार, टू व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। ठीक है, तो जब ये जो मोटर इंश्योरेंस बिजनेस, जो इंडिया में मोटर इंश्योरेंस का बिजनेस चल रहा था, वो पहले पर्टिकुलरली सिर्फ इंडियन मोटर टैरिफ पे ही बेस्ड था सिंस 1917, यानी 1970 से लेके वो इंडियन मोटर टैरिफ से ही चल रहा था। तो लास्ट जुलाई 2002 में एक अमेंडमेंट हुई। ठीक है, तो ऑल्दो कहते हैं टैरिफ वाज डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द 1 जनवरी 2007, जैसे 1 जनवरी 2007 को डी टैरिफिकेशन मतलब होगी और डिसकंटिन्यू हो गया, तो फिर भी कहते हैं जो पॉलिसी वर्डिंग थी वो चलती रही आगे तक। ठीक है, तो वो एज पर द IRDA ही है, जो मतलब पॉलिसी वर्डिंग है और टर्म एंड कंडीशंस है। ठीक है, मीन्स के बार बार इन्होंने वही चीज़ रिपीट की है। एड ऑन कवर्स, ठीक है, एड ऑन कवर्स रहा, एड ऑन कवर्स हो गया और प्रीमियम्स हो गया, वो सारा IRDA के अप्रूवल के और गाइडलाइन, फाइल एंड यूज़ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो अप्रूव करवाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो अप्रूव करवाते हैं और अपनी पॉलिसी मार्केट में लेके आते हैं इंश्योरेंस कंपनी। बट जो पॉलिसी वर्डिंग है, टर्म एंड कंडीशंस है, वो एज़ पर द स्टैंडर्ड पॉलिसी ही रहेंगी। ठीक है, देन लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी। लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी, ये हम पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं इसका मतलब। ये ऑलमोस्ट सब कुछ वही है, थर्ड पार्टी पॉलिसी, लाइबिलिटी पॉलिसी सेम है, बट फिर भी इन्होंने लिखा है दिस फॉर्म कवर्स एक्ट लाइबिलिटी एंड पर्सनल एक्सीडेंट रिस्क टू द ओनर ड्राइवर। Liability only policy is called the standard form of liability only policy. This form applies uniformly to the all classes of the vehicle, whether private car, commercial vehicle, motorcycle or motor scooter, with the suitable amendments in the limitation as to use, driver conditions and some special conditions. एक्ट ओनली पॉलिसी मतलब एक एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी पॉलिसी कह सकते हैं, या पर्सनल एक्सीडेंट कवर है। ठीक है, लाइबिलिटी है एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर है ओनर एंड ड्राइवर के लिए, जिसमें उसका खुद का जो इंजरीज रहेगी वो पर्सनल एक्सीडेंट में उसके में कवर हो जाएगी, उसमें उसको कहते हैं लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी कहेंगे। ठीक है, ये जो लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी है ये सारी क्लासेस के सेम होती है, चाहे वो प्राइवेट कार है, कमर्शियल व्हीकल है, मोटरसाइकिल है या स्कूटर है। ठीक है, बस उसमें क्या रहता है, कुछ कंडीशंस या स्पेशल कंडीशंस ऐड हो जाती हैं, या लिमिटेशन एज टू यूज़ चेंज हो जाती है। ठीक है, एज पर द क्लासेस, बट बाकी लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी सेम रहती है। देन हमारा है पैकेज पॉलिसी। पैकेज पॉलिसी क्या है, पैकेज मीन्स एक पैकेज तरह से है कि उसमें लाइबिलिटी भी है और ओन डैमेज भी है मोस्टली, तो उसमें ओन डैमेज होता है। ठीक है, पैकेज पॉलिसी में पैकेज पॉलिसी प्रोवाइड्स वाइडर कवर फॉर द ओन डैमेज, लेक्ट लाइबिलिटी एंड PA टू द ओनर ड्राइवर विद सूटेबल मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ द कवर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट ओनली ऑन डैमेज,
एक्ट लाइबिलिटी, पीए कवर, सब कुछ एक पैकेज बन गया, ठीक है। वो पैकेज उसको इसीलिए वो पैकेज पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। इंश्योर्ड कुड रिस्ट्रिक्ट द कवर अंडर द ओन डैमेज सेक्शन ऑफ द पैकेज पॉलिसी विदाउट रिडक्शन ऑफ द प्रीमियम और इंक्रीज ऑफ द प्रीमियम, हाउएवर लाइबिलिटी ओनली कवर कैनॉट बी मॉडिफाइड। जो ओन डैमेज वो पैकेज पॉलिसी में ओन डैमेज में कुछ ऐड ऑन भी करवा सकता है और कुछ कटवा भी सकता है, बट उसमें प्रीमियम वध इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वध भी सकता है और कम भी हो सकता है, बट लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी में वो कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकता, ठीक है। तो अभी ओन डैमेज कवर के बारे में, ओन डैमेज कवर है फर्स्ट, तो लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टी, कहते हैं द पॉलिसी कवर द इंश्योर्स लीगल लाइबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट अकरिंग आउट ऑफ द यूज़ ऑफ द व्हीकल। कहते हैं जो पॉलिसी कवर करेगी इंश्योर्ड की लीगल लाइबिलिटी फॉर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होगा अकरिंग आउट ऑफ द यूज़ ऑफ द व्हीकल, जब यूज़ करेगा पब्लिक प्लेस पे, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर करेगी पॉलिसी। Anywhere in India, this liability is subjected to the limit of the liability as paid down the policy and schedule as the, बस कहते हैं वो उतनी ही लाइबिलिटी उनको मिलेगी जितनी की एज पर द शेड्यूल है या पॉलिसी है, ठीक है। अभी कहते हैं डेथ होती है या बॉडी इंजरी होती है किसी पर्सन को, ठीक है, एज फार एज इट इज़ नेसेसरी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, लाइबिलिटी एज इंकर्ड। अगर जब लाइबिलिटी आती है एज पर द MV एक्ट 1988, जैसे उसमें लिखा गया है डेथ एंड बॉडी इंजरी, तभी उसको पॉलिसी कवर करेगी। डैमेज कवर करेगी प्रॉपर्टी डैमेज अप टू 600, ये नॉर्मल पॉलिसी है जिसमें कोई एड ऑन कवर नहीं है, तो उसमें जो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज है वो 6000 तक कवर होगा। ये इसको हमें थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज को TPPD, हम TPPD कहते हैं, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, तो वो 6000 तक कवर होगा सिंपल नॉर्मल पॉलिसी में, जिसमें कोई वाइडर लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। कहते हैं जब गुड्स कैरियर्स की बात आती है, जो ओनर है, ओनर ऑफ द गुड्स या उसके रिप्रेजेंटेटिव है जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं गुड के साथ, वो सारे कवर हैं उसके उसमें, ठीक है। पैसेंजर सर्विस व्हीकल में, पैसेंजर सर्विस व्हीकल उसमें हायर और रिवार्ड में पैसेंजर भी कवर है, ठीक है। इन द कमर्शियल व्हीकल में कनेक्टेड टू द, तो कमर्शियल व्हीकल में एम्प्लॉइज़ कनेक्टेड विद द रनिंग ऑफ द व्हीकल, जैसे जो कमर्शियल व्हीकल हैं उसमें उसका ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया, लोडिंग करने वाले या अनलोडिंग करने वाले ऑपरेटर हो गए, ठीक है, वो सारे उसका एज पर द कंपनसेशन एक्ट 1938 के अकॉर्डिंग आएंगे और उस पॉलिसी में सारे वो कवर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पर्सनल एक्सीडेंट टू द ओनर ड्राइवर। पर्सनल एक्सीडेंट कैसे है, जैसे मेरे नाम पे गाड़ी है, मैं उसी गाड़ी का ओनर हूँ, ठीक है, और मैंने PA पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया है, ठीक है, मैं ही ओनर हूँ और मैं ही ड्राइवर हूँ, तो मेरी लाइबिलिटी है, तो वो उसमें मुझे ऑन डैमेज मीन्स के मुझको ही उसमें मुआवजा दिया जाएगा अगर मेरे को एक्सीडेंट में चोट आती है तो, ठीक है। यही है बस ओनर ड्राइवर पॉलिसी, ठीक है। जो पर्सनल एक्सीडेंट यानी कि PA जो ओनर ड्राइवर वाला कवर है, वो कहते हैं कंपल्शन नहीं है, वो एक ऐड ऑन है, आप ऐड करवा सकते हैं, अगर नहीं भी करवाते, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं है लाइबिलिटी पॉलिसी के साथ, ठीक है। तो वो फ़ायदा ही होता है अगर हम उसमें ऐड करवाते हैं, इन केस अगर कोई जो ड्राइवर है और वही ओनर है उसको चोट लग जाती है तो वो उसको क्लेम मिल जाए। आजकल ये मतलब प्रीमियम बढ़ा दिया, मतलब प्रीमियम जितना चलो है कब बढ़ गया है और उसमें PA क्लेम भी बढ़ गया है, ठीक है, अमाउंट उसके आगे पढ़ेंगे तो वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कहते जो इंश्योरर है, ठीक है, कंपनसेशन एक लिमिटेड अमाउंट में देगा इस टेबल के अकॉर्डिंग PA क्लेम में, ठीक है। तो जब कहते इंश्योर्ड है या एज ए को ड्राइवर था गाड़ी में, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से एक्सीडेंट हो गया, एक्सटर्नल मीन्स की वजह या एक्सटर्नल मीन के थ्रू, वायलेंट विजिबल मीन के थ्रू, ठीक है, तो जब इंजरी हुई एक्सीडेंट के बाद, ठीक है, तो विद इन द 6 मंथ उसको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, इंजरी के बारे में। तो अभी
कैसे कैसे उसको क्लेम मिलेगा, वो क्लेम का ऐसे एक स्ट्रक्चर ही है। जैसे नेचर ऑफ इंजरी रहेगी, अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो उसको 100% कंपनसेशन मिलेगा, यानी कि उसको सम इंश्योर्ड है, जो उसके सम इंश्योर्ड है उसको 100% मिलेगा। अगर उसका 2 लिम्स और 2 आइस या एक लिम्ब और वन साइड आई अगर उसकी लॉस हो जाती है तो उसको 100% मिलेगा। लिम्ब मीन्स कोई बॉडी पार्ट, अगर 2 बॉडी पार्ट या 2 आइस चली जाती हैं उसकी तो 100% कंपनसेशन मिलेगा। अगर लॉस ऑफ 1 बॉडी पार्ट और साइट ऑफ 1 आई तो 50% मिलेगा। अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मीन्स कि वो बंदा बेड पे ही पड़ा है, कुछ काम वगैरह कुछ नहीं कर सकता, तो 100% उसमें कंपनसेशन मिलेगा सम इंश्योर्ड का, मीन्स कि उसको 100% सम इंश्योर्ड मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें, provided that a total compensation does not exceed 1 lakh in the case of two wheeler and 2 lakh in the case of other vehicles। तो जो टू व्हीलर में कंपनसेशन 1 लाख मिल सकता है मैक्सिमम, इसमें जैसे लिखा है नॉट एक्सीड, तो और 4 व्हीलर में 2 लाख, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है पॉइंट। जो इंजरी है वो कहते अनइंटेंशनली होनी चाहिए, इंटेंशनली नहीं होनी चाहिए, मीन्स कि उसमें इंटेंशन नहीं होना चाहिए, मीन्स इरादा नहीं होना चाहिए क्लेम का, मीन्स के जानबूझ के इंजरी नहीं होनी चाहिए। जैसे सुसाइड है वो इंटेंशनली है, ठीक है, डेथ होती है, तो वैसे कुछ या कुछ जानबूझ के चोट वगैरह कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ना ही कहते शराब पी होनी चाहिए, लीकर या कुछ ड्रग वगैरह ली हुई हो उसने, ठीक है, तभी वो क्लेम मिलेगा, अगर ना ली हो तो। जो ओनर ड्राइवर है वो कहते हैं मस्ट बी, वो रजिस्टर्ड ओनर जो है उस गाड़ी का वो ड्राइवर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और एज़ पर द रूल 3 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के अकॉर्डिंग जो कंपनी वो सारी कॉस्ट पे करेगी, एक्सपेंसेस पे करेगी, जैसे उसने रिटर्न कंसेंट में दिया गया है। जो एनी पर्सन ड्राइविंग द व्हीकल विद इंश्योर्ड कंसेंट विल ऑल्सो बी कवर्ड एज इफ़ इंश्योर्ड अंडर द पॉलिसी। अगर इंश्योर्ड की पॉलिसी में है जो, और जिसको इंश्योर्ड ने कहा कि ये बंदा मेरी गाड़ी चला सकता है इंश्योर्ड के कंसेंट पे, ठीक है, और उसने दूसरे पैसेंजर को भी कवर करवाया, ठीक है, या उसने एड ऑन लिया कुछ, तब वो दूसरा बंदा भी कवर होगा उसमें, ठीक है। इसमें लास्ट पॉइंट है, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल हायर है या उसका लीगल पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको सारा प्रिय जो पर्सनल एक्सीडेंट की लाइबिलिटी है सारा कवर है, कंपनसेशन है उसको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कंपनीज राइट टू डिफेंड। अगर कंपनीज राइट टू डिफेंड कहते कोई फैटल इंजरी रहती है या डेथ हो जाती है, ठीक है, थर्ड पार्टी की, या कुछ भी उसमें कोर्ट में चला जाता है फैसला, तो उसको डिफेंड करने का होता है, मीन्स के डिफेंड मीन्स अपने बचाव करने का, कि ये क्लेम गलत है, या उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा सब कुछ, वो चीज़ चेक करके वो अपनी दूसरी पार्टी की तरफ वो खड़ा हो सकता है, ठीक है, जो इंश्योरर है। अवॉइडेंस ऑफ सर्टन टर्म्स एंड राइट ऑफ रिकवरी, इसमें है द इंश्योर्ड पर्सन एंड एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स इन द टर्म ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। नो प्रोविजन इन द पॉलिसी शैल अफेक्ट द राइट ऑफ एनी पर्सन indemnified बाय द पॉलिसी टू रिकवर एनी अमाउंट बाय वर्च्यू ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ठीक है। तो जो मोटर व्हीकल 1988 के अकॉर्डिंग पर्सनल एक्सीडेंट में, ठीक है, जो बेनिफिट है वो सारा उसको मिलेगा, ठीक है। और जो इंश्योर्ड है उसमें कोई ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं है पॉलिसी में राइट में, अगर पर्सनल आइडेंटिफाई किया जाता है पॉलिसी के द्वारा, उसका फिर भी राइट रहेगा कि वो अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट जो नेग्लिजेंस ड्राइवर है उससे भी वो रिकवरी कर सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एडेमिनिटी, एप्लीकेशन ऑफ एडेमिनिटी कहते जब एक्सीडेंट हो जाता है, एडेमिनिटी टू मोर देन वन पर्सन, जब एक पर्सन से ज़्यादा इंडेमनिटी की बात आती है पॉलिसी में, ठीक है, तो जो पॉलिसी जैसे उसमें कंपनसेशन की अमाउंट 1 लाख है, ठीक है, तो मीनिंग कि डिफरेंट उसमें अमाउंट है, ठीक है। तो जब आइडेमिनिटी सिर्फ याद रखना चाहिए, जब आइडेमिनिटी हमने प्रिंसिपल ऑफ आइडेमिनिटी पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में, तो जब आइडेमिनिटी की बात आती है, जो कंपनसेशन वाली अमाउंट है वो एग्रीगेट होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और जहाँ पे ज़्यादा कंपनसेशन पे करने की बात आती है,
ठीक है, तब वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिडेम्निटी फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और वो इंश्योर्ड के कंसेंट पे होगा, प्रायोरिटी पे होगा कि जहाँ जिसमें वो ज़्यादा चाहेगा कि कंपनसेशन यहाँ जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। जर्नल एक्सक्लूशन, कंपनी इज़ नॉट लायबल फॉर एनी क्लेम व्हेन द व्हीकल इज़ यूज्ड। अभी एक्सक्लूशंस मीन्स क्या है, एक्सक्लूशन वो हैं जिस मतलब अगर वो चीज़ रहेगी तो क्लेम नहीं मिलेगा, तो वैसा, ठीक है। तो कंपनी कहते हैं लाइबल नहीं रहेगी यानी क्लेम के लिए जब व्हीकल इज़ यूज्ड इन ब्रीच ऑफ द लिमिटेशन एज टू यूज़। अगर लिमिटेशन एज टू यूज़ जैसे हमने पढ़ा है, अगर उसको ब्रीच करता है, उसको तोड़ता है तो क्लेम नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ड्राइवर क्लोज, अगर ड्राइवर क्लोज को भी फॉलो नहीं कर देगा तो क्लेम नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी क्लेम होगी तो भी नहीं क्लेम मिलेगा। देन लाइबिलिटी टू द एम्प्लॉयज़ अदर देन कनेक्टेड विद द ऑपरेशंस ऑफ द व्हीकल, ठीक है। इट इज़ नॉट टर्म ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, इट इज़ इन द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 2019-23 for the employee connected with the operations of the vehicle provided the accident arising out of and in the course of employment। कहते कंपनी इज़ नॉट लाइबल फॉर द एनी क्लेम व्हेन द व्हीकल इज़ यूज्ड, लाइबिलिटी टू द एम्प्लॉयज़ अदर देन दोज कनेक्टेड्स, ठीक है। और जो एम्प्लॉई में कनेक्टेड नहीं है उस ऑपरेशन में उनको भी वो क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। persons carried by the reasons of in the pursuance of the contact of employment are covered, ठीक है। पैसेंजर जो उस एम्प्लॉयमेंट में सारे कनेक्टेड हैं उन वो उसमें कवर्ड हैं, ठीक है। एनी लाइबिलिटी टू द पैसेंजर ट्रैवलिंग एंटरिंग माउंटिंग, कोई बंदा जो उसमें ट्रैवल कर रहा है, पैसेंजर ट्रैवलिंग कर रहा है, चढ़ रहा है या अलाइटनिंग फ्रॉम द व्हीकल या उतर रहा है, देन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, देन अंडर द मोटर व्हीकल 1988 अगर कोई उसमें इस तरह में कुछ लाइबिलिटी आएगी मोटर व्हीकल 1988 के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयज़ ट्रैवलिंग एज ए पैसेंजर इज़ नॉट कवर्ड, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो नहीं कवर हैं। नोट कहते हैं जो पैसेंजर ट्रैवलिंग इन द पब्लिक पैसेंजर, बट जो पैसेंजर हैं जो पब्लिक पैसेंजर व्हीकल्स में ट्रैवलिंग कर रहे हैं रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड, उनको ज़रूरत है मतलब उसके लिए एक स्पेशल कवर है, तभी अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट वो कवर होंगे। पैसेंजर इन द प्राइवेट व्हीकल आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड सेपरेटली, और जो प्राइवेट सर्विस व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो प्राइवेट सर्विस व्हीकल्स हैं उनमें सेपरेटली कवर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लॉज अराइजिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली वार एंड वार लाइक सिचुएशन, जो किंडर्ड पैरल है या न्यूक्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। किंडर्ड इसे किंडर्ड पैरल बोलते हैं, किंडर पैरल्स, जैसे वार एंड वार लाइक पैरल्स या न्यूक्लियर कुछ होता है तो वो उसमें कवर नहीं होगा। एनी लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन, तो न्यूक्लियर वॉर एंड वॉर लाइक पैरल या न्यूक्लियर वेपन ये कुछ कवर नहीं होते जब इसकी बात आती है, ये किंडर्ड पैरल बोलते हैं इसे, ठीक है। तो किंडर्ड पैरल्स नॉट कवर नहीं होते, हम इसे एक्स्ट्रा ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ये सिर्फ उसमें ही कवर होता है, ये वार एंड वार लाइक सिचुएशन मरीन इंश्योरेंस में, ठीक है, मरीन कार्गो इंश्योरेंस।